Hello students, I am Shripad from EBITS and today we are going to start a question from the test series provided by NTA National Test Abhyas, which is an online platform for the preparations of JEE Mains, JEE Advanced and MHCET. ओके तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम उसको वन बाय वन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हाउ मेनी मैक्सिमा कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इंक्लूडिंग सेंट्रल मैक्सिमा इफ डी इज इक्वल टू 5 लैम्बडा बाई 2 वेयर लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो हमारे पास ये एक YDAC का डायग्राम है। यहाँ पे आपको पता है कि ये डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज इज स्मॉल डी, ये कैपिटल D है, और जो x है दैट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ एनी बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड। ओके, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है यहाँ का वैल्यू है डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज। ये जो वैल्यू है उन्होंने दिया है D इज इक्वल टू 5 लैम्बडा बाय 2, ये वैल्यू दिया है हमारे पास। ओके, तो देखिए जब भी हमें कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है तो हमारे पास पाथ डिफरेंस जो रहता है। सो व्हाट इज़ पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस ये जो आपको पाथ दिख रहे हैं S1P एंड S2P, ये S2P ऑलरेडी इससे लंबा है थोड़ा सा। तो कितना लंबा है? तो हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला है। ओके, और परपेंडिकुलर डालने के बाद ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो नीचे वाला पाथ है ये S2M से लंबा है। तो ये जो पाथ डिफरेंस के हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक तो फार्मूला है XD अपॉन कैपिटल D, ये हमने डिराइव किया फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं है। कैपिटल D नहीं दिया है, X नहीं दिया है, स्मॉल d नहीं दिया, स्मॉल d खाली दिया है, लेकिन ये दोनों दिए नहीं है। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस का और एक फार्मूला तैयार होता है। पाथ डिफरेंस इज ऑल्सो इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये थीटा है, ये D है और ये 90 है। ये 90 इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये अपोजिट साइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसमें अगर ट्रिग्नोमीटर लगाएंगे S1 S2M में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो S2M हो जाएगा, जो पाथ डिफरेंस इन दोनों में का जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा, सो दैट विल बी D साइन थीटा। ओके, तो हमें पता है कि ये पाथ डिफरेंस हो गया। नाउ अभी मैक्सिमा की बात की गई, इसके लिए हमें पता है कि पाथ डिफरेंस जो है मैक्सिमा के लिए रहता है इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। सो यहाँ पे अगर 2 कट करेंगे तो इट इज़ n लैम्बडा। ओके, ये पाथ डिफरेंस है। और फिर पाथ डिफरेंस के बदले में हम D साइन थीटा डालेंगे, बिकॉज इन दोनों में से हमें ये कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पता चल सकता है, इसके लिए हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे। सो इट इज़ D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। ओके, नाउ D का वैल्यू हमारे पास कितना है? 5/2 लैम्बडा साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। आप देख रहे हैं कि लैम्बडा हो जाएगा कैंसिल। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि साइन थीटा जो है ये हो जाएगा 2n अपॉन 5, ये हो जाएगा। और हमें पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में रहता है। 1 -1 होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। So -1 less than equal to 2n upon 5 less than equal to 1. So multiply both side by 5/2. हम यहाँ पे क्या करेंगे? We will just multiply both side by 5/2. तो क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो so it is 5/2 minus less than equal to n less than equal to 5/2. So इसका मतलब जो n का वैल्यू है ये तो हमेशा इंटीजर रहता है, बिकॉज इट इज़ नंबर ऑफ बैंड्स। सो ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इंटीजर -5/2 से कम इंटीजर रहेगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। सो दीज आर द 5 इंटीजर्स पॉसिबल है। सो इसका मतलब n के 5 वैल्यू पॉसिबल है, और n के अगर 5 वैल्यू पॉसिबल है तो मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम बैंड कितना आएगा? यहाँ पे 5 आएगा। दैट विल बी आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो दिस इज द आंसर। So how many maxima possible including central bright band? 5 maxima are possible, because ये पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दोनों जगह पे। तो इन दोनों में जो हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 5 बैंड्स आर पॉसिबल। देखते हैं आगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, अ मैग्नेट मेक्स अ 20 ऑसिलेशंस पर मिनट एट अ प्लेस हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.1 × 10⁵ टेस्ला. At another place it takes 2.5 seconds to complete one vibration. The value of Earth's horizontal field at that place is. Now देखिए अभी यहाँ पे एक मैग्नेट फील्ड में ऑसिलेट हो रहा है, तो हमें पता है कि पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट T इज इक्वल टू 2 पाई
I upon mb. So this is the formula where I is the moment of inertia of a magnet, m is the magnetic dipole moment and b is the field. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की फील्ड की बात की थी, इसके लिए मैं यहाँ पे BH लिखता हूँ. तो दिस इज द पीरियड ऑफ दैट बार मैग्नेट. पीरियड का मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशंस को करने के लिए कितना टाइम लगेगा. पीरियड का मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब कांस्टेंट है, 2 पाई आई एम, बिकॉज एक ही मैग्नेट हम दो जगह पे रखने वाले हैं, इसके लिए 2 पाई आई एम विल बी कांस्टेंट. सो वी कैन राइट हियर 2 पाई इज इक्वल टू के अपॉन बी एच. इसका मतलब फील्ड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन आ गया है. तो फिर हम कंपेरेटिव प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे लिखते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BH2 अपॉन BH1. जब इन्वर्स रिलेशन रहता है तो आपको समझना है कि यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, ऐसा क्रॉस में आता है. स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वेयरिंग. सो इट इज़ अ T1 स्क्वेयर अपॉन T2 स्क्वेयर इज इक्वल टू BH2 अपॉन BH1. ठीक है. सो व्हाट इज़ डाटा गिवन. देखिए हमें जो टाइम पीरियड दिया है, उन्होंने बोला है कि 40 ऑसिलेशन इन 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट में दिया है. तो 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना लगने वाला है, 60/40 सेकंड. सो वी कैन राइट हियर 3/2 सेकंड. ओके, सो दैट इज़ 1.5 सेकंड. सो दैट इज़ ये पहला हमारा T1 आया. तो T1 इज इक्वल टू हमारे पास है 1.5 सेकंड. ओके, नाउ उसके बाद में T2 उन्होंने डायरेक्टली दिया है, T2 इज़ 2.5 सेकंड दिया है. ओके, BH1 हमारे पास जो है, BH1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला है, -5 टेस्ला. सो BH1 हमारे पास हो जाएगा 10⁻6 टेस्ला, बिकॉज ये पॉइंट मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया. तो हमारे पास सब कुछ डाटा है, हम इसमें 1 में पुटअप करते हैं. सो पुट इन 1 क्या हो जाएगा, देखिए. सो व्हेन वी पुट इट इन 1, सो T1 स्क्वेयर मतलब होता है 1.5 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वेयर मतलब 2.5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू BH2 हमें निकालना है और BH1 है 10⁻6. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे ये दोनों का स्क्वेयर कंबाइन करेंगे और स्क्वेयर कंबाइन करने के बाद ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2.5. ओके, इसका स्क्वेयर इंटू BH2 अपॉन 10⁻6. सो ये जाएगा 3/5. इट इज़ 3/5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू BH2 इन 10⁻6. ठीक है. उसके बाद में ये जो है हम यहाँ पे लिखते हैं 3/5 मतलब होता है 0.6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू BH2 अपॉन 10⁻6 और बचता है 0.6 मतलब 0.36 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू BH2. सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल फील्ड आया है यहाँ पे. तो इस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड एट दैट प्लेस इज 0.36 और इसका यूनिट रहेगा टेस्ला, ये टेस्ला आएगा. सो दैट विल बी आंसर. ओके, देखते आगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 3.20 आवर्स. सो हमें पता है कि जो हाफ लाइफ का ये नोटेशन है, सो इट इज़ 3.20 आवर्स. ओके, नाउ हाफ लाइफ मतलब क्या होता है कि कोई भी हम इनिशियल अमाउंट लेंगे N0, उसका आधा होने के लिए जो भी समय लगता है उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं. और ये आधा क्यों होता है, बिकॉज ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है. तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होते रहता है तो उसका वेट जो है ये कम होते रहता है और उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग. सो इनिशियली ये उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. ओके, तो ये आधा हो गए तो उसके लिए जो टाइम लगता है T ऑफ हो जाएगा. फिर से आधा हो जाएंगे, सो दैट विल बी, इसका आधा मतलब N0/4 हो जाएगा. सो अगेन T ऑफ, फिर से आधा हो जाएगा T ऑफ एक हाफ लाइफ के बाद, इसका भी आधा हो जाएगा. सो N0/8. ओके, सो इसका मतलब ही ऐसा है कि थोड़ा सा हम देखिए, अगर मैं 100 ग्राम सब्सटेंस लेता हूँ तो आधे टाइम एक हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 50 ग्राम, फिर एक हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 25 ग्राम, फिर एक हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 12.5 ग्राम. हमेशा आधा आधा होता है. सो इसका मतलब देखो यहाँ पे एक हाफ लाइफ के बाद ये अमाउंट रिमेनिंग है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे बताया ये अमाउंट रिमेनिंग है, अमाउंट रिमेनिंग. ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ अमाउंट कंज्यूम. ये दोनों ध्यान में रखना, अमाउंट कंज्यूम.
अमाउंट कंज्यूम, यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पे 50 ग्राम कंज्यूम हो गया, यहाँ पे 25 ग्राम बचा, इसका मतलब 100 माइनस 25 75 ग्राम कंज्यूम हो गया। यहाँ पे 12.5 ग्राम बचा, इसका मतलब 100 में से 12.5 माइनस, इसका मतलब होता है 82.5 ग्राम यहाँ पे बचा है। ओके, सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा है कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन फॉर 75% ऑफ द सब्सटेंस टू बी यूज, मतलब 75% कंज्यूम होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 100 लिया, तो यहाँ पे 50% कंज्यूम हो गया, यहाँ पे 75% कंज्यूम हो गया। ओके, इसका मतलब इसको कितने हाफ लाइफ लगे, एक हाफ लाइफ और 2 हाफ लाइफ। तो इसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा, सो टाइम फॉर 75% ऑफ सब्सटेंस टू बी यूज इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। सो 2 हाफ लाइफ लगेंगे, 2 इंटू 3.20 आवर्स। सो इसका मतलब होता है 6.40 आवर्स। सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो आंसर है 6.40 आवर्स। देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी इज एन आइसोथर्मल, ए बी आइसोथर्मल है, बी सी इज आइसोकोरिक एंड ए सी इज एडियाबैटिक, विच ऑफ द ग्राफ इज करेक्टली रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर। देखिए, हमें पता है कि जो आइसोथर्मल ये रहता है, आइसोथर्मल, ओके, इसमें यहाँ पे ग्राफ जो दिया है पी एंड वी का ग्राफ दिया है। तो आइसोथर्मल में प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन रहता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, ये रिलेशन रहता है। देन एडियाबैटिक में जो रिलेशन रहता है पी वी रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है। और आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो ऐसा ग्राफ जो रहता है ना मल्टीप्लिकेशन का और इन्वर्स रिलेशन का, ये हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ रहता है। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, सिमिलर ग्राफ इनका भी रहेगा, सेम ग्राफ इस तरीके से रहेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लोप में फ़र्क रहेगा। और आइसोकोरिक में जो ग्राफ रहता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये प्रेशर है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन रहता है, इट इज़ अ परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब। ओके, तो इस तरीके के ग्राफ रहते हैं। अभी एक रूल मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ कि जो स्लोप रहता है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज इक्वल टू गैमा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ओके। और ये जो गैमा है ना, गैमा हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है। इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। सो वी कैन राइट हियर स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व is greater than slope of isothermal। ओके, तो अभी हम डायग्राम में चेक करते कि कौन सा डायग्राम है। आप देख पा रहे कि आइसोकोरिक मतलब यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन होना कंपलसरी है। और कौन सा स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें, बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे कि बी सी जो है कर्व लाइन है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे बी सी भी कर्व लाइन है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे बी सी स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। इन दोनों में अभी हमें टैली करना है, इन दोनों में एक ऑप्शन हमारा रहने वाला है। और मैंने आपको बोला है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व हमेशा ज़्यादा रहता है। तो ये एडियाबैटिक कर्व है, ए सी इज एडियाबैटिक एंड ए बी इज आइसोथर्मल। तो आप देख रहे हैं कि एडियाबैटिक का जो स्लोप है ज़्यादा है और ए सी का स्लोप ज़्यादा है ए बी से। इसका मतलब, और ये भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन वैसे भी अलाउड नहीं है बिकॉज इसका जो ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आने वाला है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन है। सो वी इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। देखते आगे। नाउ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट इज लोकेटेड एट x इज इक्वल टू a, b एंड c एट टाइम t0, 2t0 एंड 3t0 रिस्पेक्टिवली। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज ओके। तो कोई भी पार्टिकल अगर SHM परफॉर्म करता है तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये उसका फॉर्मूला रहता है, बराबर है।
ये बेसिक फार्मूला है, लेकिन हमें उन्होंने बोला है कि जब उसका डिस्प्लेसमेंट ए है, देयरफॉर वी कैन राइट इट इज़ ए, कब रहेगा ए साइन ओमेगा टी ज़ीरो, ये टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट ए था। देन 2t0 पे जिसका डिस्प्लेसमेंट बी था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी ए साइन ओमेगा 2t0। देन सी जो था डिस्प्लेसमेंट उसका, सी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 3t0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गए। हमें उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हमें इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल डू, हम इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करते हैं। सो आई विल राइट हियर इक्वेशन 1 + 3। क्यों 1 + 3 ऐड करें, 2 मिनट में पता जाएगा। a + c इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t0 प्लस a साइन ओमेगा 3t0। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a + c, यहाँ पे a कॉमन आएगा और यहाँ पे साइन c + साइन d का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 2 टाइम्स साइन c + d/2 ओमेगा t0 आणि 3 ओमेगा t0, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ओमेगा t0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस दिस माइनस दिस, ओमेगा t0 - 3, तो -2 ओमेगा t0/2। ठीक है, सो ये 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा हमें पता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो रहता है वो थीटा रहता है, कॉस थीटा रहता है। तो इसका मतलब ये निगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे a + c इज इक्वल टू a, इट इज़ 2 टाइम्स साइन 2 ओमेगा t0 इंटू कॉस ओमेगा t0, ये हमारा फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर आई विल से 4। अभी हम क्या करेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी मतलब हमें सबसे पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। सो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए a + c/b इज इक्वल टू a इंटू 2 साइन ओमेगा t0 इंटू 2 है यहाँ पे, इंटू कॉस ओमेगा t0 अपॉन यहाँ पे a साइन ओमेगा t0 इंटू 2। सो आप देख रहे हैं कि ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये पूरा कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास बचा है a + c/b इज इक्वल टू 2 कॉस ओमेगा t0। ओके, सो ये 2 नीचे आएगा, इसका मतलब हो जाएगा a + c/2b इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा t0। ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सो ये आएगा कॉस इनवर्स ऑफ a + c/2b इज इक्वल टू ओमेगा t0। ओमेगा का मतलब होता है 2πf, बिकॉज हमें ये ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और हमें खाली फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो हमें पता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या रहता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहता है, 2πf रहता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। सो कॉस इनवर्स ऑफ a + c/2b इज इक्वल टू 2πf इंटू t0। सो f हमें निकालना है, f इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1/2πt0 कॉस इनवर्स ऑफ a + c/2b। तो हमारा ये आंसर आ गया। तो दिस इज़ आवर आंसर। और हमें वही पूछा है कि फ्रीक्वेंसी पूछा, तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। देखते हैं आगे।